नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की बैठक बुलाई है। उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के महासचिव और उपाध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर बीजेपी की यह बैठक काफी अहम है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की बैठक बुलाई है। उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हो रहे हैं। पार्टी के महासचिव और उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 2022 के चुनाव को लेकर 5 राज्यों को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंथन चिंतन के बाद रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से इन 5 राज्यों में चुनाव के लिए उतरेगी बीजेपी। तो ये बैठक काफी अहम दिल्ली में जेपी नड्डा ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कई वरिष्ठ मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं बीजेपी के। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आज जिस तरह से बीजेपी ने एक मीटिंग बुलाई है जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर है, खास तौर पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए, चूंकि यहां पर मुख्यमंत्री अभी बिल्कुल नए हैं, अभी तो उन्होंने अपने किसी सीट से चुनाव भी नहीं लड़ा है, ऐसे में किस तरह से रणनीति बाकी राज्यों के लिए और उत्तराखंड के लिए? देखिए, आपको बता दूं कि 11 बजे से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। और आपने ठीक कहा कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तराखंड भी एक राज्य है। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने भी देखा कि वहाँ मुख्यमंत्री परिवर्तन हुए हैं और कोरोना के बाद जिस तरीके से स्थितियां बदली है, बीजेपी के लिए चुनौती बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लगातार बीजेपी उत्तराखंड को लेकर रणनीति बना रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो प्रभारी हैं वो लगातार राज्य में दौरा कर रहे हैं। तो आगे किस तरीके से बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव को ले जाता है, किस तरह की तैयारियां करता है, इसका एक खाका तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ की केंद्र की जो योजनाएं हैं जो राज्य के लिए लागू करनी है, उसको किस तरीके से राज्य सरकार ने अब तक लागू किए हैं और आगे उनके पास क्या रोड मैप है इन योजनाओं को लागू करने का। तो इन तमाम मसलों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद फाइनलाइज किए जाएंगे कि जो केंद्र की योजनाएं हैं जो जमीन तक पहुंचाई गई है अब तक, उसका एक खाका तैयार करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि बिल्कुल। और बीजेपी ये पहले ही साफ कर चुकी है कि काम के आधार पर ही हम वोट मांगने निकलेंगे जब 2022 का चुनाव होगा। इसलिए जमीनी हकीकत योजनाओं को लेकर क्या है इस पर तो बातचीत होगी ही, साथ ही किस तरह से पूरी की पूरी रणनीति 2022 को लेकर बनाई जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। अनूप, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रहिए, हम लगातार आपसे इस पर जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। और कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले में आज तीसरे आरोपी कंपनी लालचंदानी लैब के प्रतिनिधि जांच अधिकारी के सामने पेश हो सकते हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने लालचंदानी लैब को जांच में सहयोग के आदेश दिए हैं। वहीं मैक्स कॉर्पोरेट नालवा लैब से 24 जून को लंबी पूछताछ हो चुकी है। साथ ही कुंभ के सेक्टर प्रभारियों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। तो हरिद्वार कोविड टेस्ट घोटाले में लगातार जांच जारी है। 2 लैब से पहले ही पूछताछ हो गई है, जिसमें मैक्स कॉर्पोरेट और नालवा लैब शामिल हैं, जिसे 24 जून को। और आज अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने लालचंदानी लैब को जांच में सहयोग के आदेश दिए हैं और अब इनसे भी पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। कुंभ के सेक्टर प्रभारियों के बयान भी इसमें पहले ही दर्ज हो चुके हैं। तो एक एक कर कई नाम सामने आए। हालांकि 2 लैब से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। आज और एक लैब है लालचंदानी जिससे पूछताछ होगी। बातचीत करने के लिए पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, 2 लैब से पहले 24 जून को पूछताछ हो चुकी है, एक लैब को और बुलाया गया है। किस तरह की पूछताछ इससे हो सकती है और किस तरह की सहभागिता इस पूरे कोविड टेस्ट कांड में?
देखिए, ये जो कोविड टेस्ट का फर्जीवाड़ा का जो मामला है, इसकी जांच कई दिनों से चल रही है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है और जिलाधिकारी ने जो एक सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, वो भी उसकी जांच लगातार कर रही है। इससे पहले हमने देखा कि एक निजी लैब, नालवा लैब और उसके अलावा मैक्स कॉर्पोरेट, जिनके माध्यम से 2 निजी लैब्स को ये काम कुंभ मेले में टेस्टिंग का दिलाया गया था, उन 2 कंपनियों ने, संस्थाओं ने यहाँ पर पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। एसआईटी ने और सीडीओ ने घंटों उनसे पूछताछ की और कई अहम जानकारियां, कई अहम दस्तावेज भी जो है जांच अधिकारियों के हाथ लगे हैं। अब एक जो तीसरी इसमें पार्टी है, तीसरी जो इसमें फर्म है, वो है लालचंदानी पैथोलॉजी लैब। लालचंदानी को हाईकोर्ट की ओर से भी ये निर्देश दिए गए थे कि वो जल्द से जल्द जो जांच अधिकारी हैं उनके समक्ष वो प्रस्तुत हों और अपने बयान दर्ज कराएं, जो अपना पक्ष है वो रखा जाए। तो आज उनके आने का दिन है। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी समय जो लालचंदानी लैब के प्रतिनिधि हैं, जो उसके ऑनर हैं, वो जांच अधिकारियों के समक्ष यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं। सवालों की फेहरिस्त यहाँ पर तैयार है। सवाल बताए जा रहे हैं कि जांच अधिकारियों के पास बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको इन कंपनियों से किया जा रहा है और इससे पहले भी जो पूछताछ हुई है, कई सवाल जो है जांच अधिकारियों की ओर से दागे गए, सभी के संतोषजनक जवाब यहाँ पर नहीं मिल पा रहे। तो आज जो ये जांच लालचंदानी जो लैब है, अगर आज जांच अधिकारियों के सामने पहुंचती है तो आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी हद तक ये स्पष्ट हो जाएगा तीनों पक्षों के सामने आने के बाद कि जो ये जांच का जो फर्जीवाड़ा है, टेस्टिंग लैब से पूछताछ हो रही है, इससे जुड़ा जो भी व्यक्ति है उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है ताकि इस कांड का खुलासा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून में तीरथ कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर बैठक हुई है। 1 जुलाई से चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के लिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और अब एक दिन में अधिकतम यात्रियों की संख्या भी तय होगी। इसके अलावा चारों धामों में एक वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात होगा। इसके अलावा पंडा पुरोहितों को वैक्सीनेट किया जाएगा। राज्य भर के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने पर फैसला बाद में लिया जा सकता है। तारीख से जो चमोली जनपद के लिए बद्रीनाथ की यात्रा, रुद्रप्रयाग के जनपद के लोगों के लिए केदारनाथ जी की यात्रा और उत्तरकाशी जनपद के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का जो निर्णय विगत दिनों सरकार ने लिया था, उस निर्णय पर चर्चा हुई और सीमित संख्या के साथ जिसकी एसओपी पृथक से जारी की जाएगी। और चारधाम यात्रा 2 साल से बंद है जिससे व्यापार पर भी खासा असर पड़ा। ऐसे में एक बार फिर से यात्रा शुरू होने से व्यापारियों को कुछ उम्मीदें बंधी हैं। राज्य सरकार द्वारा 3 जिलों में यात्रा शुरू करने पर ऋषिकेश के परिवहन व्यापारी ने सीएम का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे कारोबार में लाभ मिलेगा। देखिए, अभी तो इंट्रा स्टेट यात्रा के लिए उन्होंने बोला, तो इंट्रा स्टेट पे जो हमारे पास जो है यात्रा की बुकिंगें नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का लोकल आदमी है वो अपने अपने तरीके से गंतव्य स्थान तक जाता है। पे थोड़ा कोरोना की स्थिति अगर बेहतर होती है तो सितंबर अक्टूबर की जो यात्रा है वो फिर अपने चरम पर आ सकती है। तो इसलिए ये यात्रा खोलना जाना बहुत आवश्यक था और ये बहुत अच्छा कदम माननीय मुख्यमंत्री। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए एक ट्वीट लिखा है। उन्होंने कहा कि जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है, नशे को हाथ भी नहीं लगाना है। नशा एक ऐसा जहर है जो न केवल खुद के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि ये अपराधों को बढ़ावा देने की मुख्य जड़ भी है। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने का संकल्प लें। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर के आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने का आदेश दिया है और इसके साथ उन्होंने धनराशि भी जारी कर दी है। पिथौरागढ़ के 27 परिवारों का पुनर्वास होगा जबकि बागेश्वर में सेरी के 4 प्रभावित परिवारों का भी पुनर्वास होगा। कुल मिलाकर अभी 31 परिवारों के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि पुनर्वास के लिए जारी कर दी गई है और इस धनराशि से आपदा प्रभावित इन परिवारों को बड़ी राहत मिल सकेगी। और चंपावत के टनकपुर में 3 करोड़ की लागत से वाहन पार्किंग तैयार की जा रही है और इस पार्किंग में 100 वाहन खड़े हो सकेंगे। साथ ही इलाके में लोगों को जाम की समस्या से निजात भी मिल पाएगा। इस पार्किंग के तैयार होने से पूर्णागिरि दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं को भी पार्किंग की सुविधा मिलेगी। टनकपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 532/2019 उसके अंतर्गत एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाना है
जिसमें तकरीबन 100 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी, जो कि 3 तलों में बनाया जाएगा। रैंप और पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुरू की गई हेली सेवा काफी मददगार साबित हो रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से रोज 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। दारमा, ब्यास और चंदौस घाटी के दर्जनों गांव का बीते दिनों भारी बारिश के कारण संपर्क कट गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अलग अलग जगहों पर फंस गए थे। लेकिन प्रदेश सरकार से मिले हेलीकॉप्टर से लोगों को अब काफी राहत मिल रही है। और कोटद्वार में लैंडस्लाइड के चलते पानी की पाइपलाइन टूट गई। इससे सतपुली संयुक्त अस्पताल में पानी की किल्लत हो गई। इससे मेडिकल स्टाफ और मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल परिसर में रहने वाले परिवार भी परेशान है। पेयजल समस्या से जूझ रहे डॉक्टरों ने अब प्रशासन को कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। कोविड महामारी के कारण लंबे समय से बंद पड़े आरटीओ देहरादून में काम होना शुरू हो चुका है। नए लर्निंग लाइसेंस को छोड़कर सभी काम शुरू हो गए हैं। फिलहाल रोजाना हर स्लॉट के लिए 25-25 लोगों को मौका दिया जा रहा है। वाहनों की फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर, एनओसी आदि की काम भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड के चलते 10,000 से अधिक का बैकलॉग परमानेंट लाइसेंस के लिए हो गया है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल पाई है। जो वाहन का ट्रांसफ़र है, वाहन का जो एनओसी है, वाहन का फिटनेस है, लाइसेंस का जो हमारा रिन्यूअल है, डुप्लीकेट है या इंटरनेशनल लाइसेंस लोगों के जो परमिट बनना है, उनके हमने सबके 25-25 स्लॉट हमने निर्धारित। और रुड़की के मंगलौर इलाके के कुमराड़ा गांव में गुरुवार को तालाब पर अवैध कब्जा कर मूर्ति स्थापित करने को लेकर ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद शुरू हो गया। वहीं मामले में 5 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन ने गांव के दोनों पक्षों के साथ वार्ता कर मामले में सहयोग करने की बात कही। एसपी देहात का कहना है कि फिलहाल गांव में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है और एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कुछ लोगों द्वारा उसमें मंदिर स्थापना का प्रयास किया गया था, जिसमें एसडीएम और सीओ के द्वारा मौके पर पहुंच के उस अतिक्रमण को हटाया गया। और उसके बाद आज इन लोगों की सभी पक्षों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें इनको बताया गया कि जो उसमें वैधानिक जो कार्रवाई है जो उसमें की जा रही है, उसमें लोग सहयोग भी करेंगे और वहाँ का जो एक हार्मनी वहाँ की बनी रहे उसको लेके। और नैनीताल और उधम सिंह नगर में कम्युनिटी बर्ड रिजर्व बनाने के नाम पर खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के सांसद मेनका गांधी के आरोप का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खंडन किया है। डिपार्टमेंट का कहना है कि कम्युनिटी रिजर्व पर अभी केवल विभिन्न डिपार्टमेंट के क्लियरेंस लेने का काम चल रहा है। कम्युनिटी रिजर्व पर अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है। साथ ही कहा कि तराई भाबर में बड़े पैमाने पर साइबेरिया और ट्रांस हिमालय से माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, इसलिए केंद्रीय वन मंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड में पहला कम्युनिटी बर्ड रिजर्व बनाने के लिए उधम सिंह नगर और नैनीताल को चुना गया। मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कम्युनिटी बर्ड रिजर्व की आड़ में खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। प्राप्त करने के उपरांत ही जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी सब पेपर पे काम चल रहा है, प्लानिंग है इसकी कि एक उत्तराखंड का पहला कम्युनिटी जो रिजर्व है माइग्रेटरी बर्ड्स के सुरक्षा और संरक्षण हेतु बनाया जा रहा है। तो इसमें जो परसेप्शन है कि इसमें खनन होगा या इसमें कितने बर्ड्स है जो चल रहा है वहाँ पे, उसकी पूरी एक डिटेल रिपोर्ट बनाई गई। और बीजेपी के पूर्व नेता रीना गोयल की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। पुलिस ने उनके खिलाफ अपराध की धाराओं को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रीना गोयल पर क्लेम टाउन इलाके में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की कोरोना से मौत के बाद उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने रीना गोयल को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। लेकिन बेहद हल्की धाराओं में केस दर्ज हुआ। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीआईजी गढ़वाल ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच के अब इस पर आदेश दिए हैं। जो हमने एफआईआर की थी उसमें तो विवेचना चल ही रही है। इसके अलावा इसमें कहीं पर ये बात भी आ रही है कि शायद आरोपी द्वारा एक फर्जी ट्रस्ट का जो है बनाया गया है, वो तस्दीक किया जा रहा है। यदि ये सच पाया जाता है तो उसमें अकॉर्डिंगली सेक्शंस बढ़ाए जाएंगे। और देहरादून के डोईवाला के भनियावाला आबादी क्षेत्र में घुसे गुलदार को करीब 10 घंटे तक ऑपरेशन के बाद देर शाम को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन इस 10 घंटे में गुलदार ने 9 लोगों को घायल कर दिया। इनमें वेटरनिटी डॉक्टर राकेश नौटियाल, डिप्टी रेंजर शाहीन खान समेत वन विभाग के 4 कर्मचारी भी शामिल हैं। घायलों में एक पालिका सभासद समेत 5 ग्रामीण भी हैं, जबकि गुलदार के हमले के दौरान सुरक्षा के लिए गोली चलाते वक्त छर्रे लगने से वन विभाग के 2 और कर्मचारी घायल हो गए। बुरी तरह से घायल डिप्टी रेंजर सहित वन विभाग के 4 कर्मचारी का जॉली ग्रांट और डोईवाला अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर शाम गुलदार को ट्रंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया गया।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा
भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक। प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में नेता विपक्ष चुनने को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। प्रभारी देवेंद्र यादव ने दिल्ली बुलाए हैं सीनियर नेता। पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली में हैं, किशोर उपाध्याय भी दिल्ली में हैं। आज दिल्ली में हो सकती है चर्चा। तो विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर लगातार मंथन इंदिरा हृदयेश के जाने के बाद और अब कांग्रेस में नेता विपक्ष चुनने को लेकर राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। प्रभारी देवेंद्र यादव ने दिल्ली अब जो तमाम सीनियर लीडर हैं कांग्रेस उत्तराखंड के, उनको बुला लिया है। इस वक्त पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली में है, किशोर उपाध्याय दिल्ली में है और आज दिल्ली में हो सकती है इस पर चर्चा। बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर लगातार यही कहा जा रहा था इंदिरा हृदयेश के बाद आखिर कौन, तो वो कोई नाम तय हो पाया है या फिर जो पुराने नेता हैं उनमें होड़ मची है कि किसको आखिर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा? बिल्कुल, पुराने नेताओं में फिलहाल इस बात की होड़ है कि किसको नेता विपक्ष बनाया जाए। इसी को लेकर राजनीति तेज है। जो खबरें हमारे पास हैं कि सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है। आज अनऑफिशियल एक बैठक हो सकती है जो प्रभारी लेंगे देवेंद्र यादव, और कल एक ऑफिशियल बैठक सभी विधायकों की जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल होंगे। किशोर उपाध्याय दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। खबर यह भी है कि प्रीतम सिंह भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं, उन्हें भी दिल्ली में रहना होगा कल की बैठक के लिए। और आज शाम तक इस पर कोई अनऑफिशियल फैसला हो सकता है और कल एक ऑफिशियल फैसले पर हो सकता है कि मोहर लगे। यानी अगले एक हफ्ते से 10 दिन के बीच नेता विपक्ष का तय किया जाना है। और वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी अलग अलग चर्चा जारी है। बड़े नेता चाहते हैं कि दोनों पदों में बदलाव किए जाएं। कहीं पर फैक्टर्स भी देखे जा रहे हैं, जातिगत समीकरण भी देखे जा रहे हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच फिलहाल इस बात को लेकर बड़ी जद्दोजहद है कि कौन नेता विपक्ष बने। और अगर नेता विपक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बनता है जहां प्रदेश अध्यक्ष को बदलना पड़े तो वहां पर केवल किसको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, इसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति फिलहाल कांग्रेस में तेज है। तो अभी सबके सब फिलहाल दिल्ली पर नजरें सबकी टिकी है कि कौन नेता विपक्ष होगा कांग्रेस का उत्तराखंड में। बिल्कुल, हम भी इंतजार करेंगे, देखेंगे और कि कौन नेता विपक्ष होता है, क्योंकि कवायद लगातार कांग्रेस की तरफ से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।